स्वागत है आप लोगों का फिर से। हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके सब्जेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? सोशल साइंस से, यानी सामाजिक विज्ञान से। आज हम लोग जो है उसका पार्ट जो है वो 9, इसके पहले हम लोग जो है वो 8 पार्ट को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग 9 सीरीज को लेके आए हैं। आइए देखते हैं हम लोग आज के प्रश्न को। लेकिन उससे आपको बता देना चाहते हैं पहले कि प्ले स्टोर पे जो है हमारा नियो शिक्षा का ऐप भी है, और आप इसको डाउनलोड करके एक बार क्या जरूर विजिट करें। फिलहाल चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान। तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पहले जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में। वर्तमान में जो हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, जिसको हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष भी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में। बताता है कि इसका धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है ना? तो बोलता है धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि धर्म के आधार पे किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव क्या है, नहीं होता। और वहाँ जो है सभी धर्म के अनुयायी समान नागरिक अधिकार क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी सीधी बात हो गई कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी को भी धर्म के आधार पे विशेष अधिकार प्राप्त या विशेष संरक्षण या विशेष बढ़ावा नहीं देना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। अगर हम लोग बात करें कि भारत में इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, तो बताता भारत के संविधान में इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर आप संविधान पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा पंथ निरपेक्ष। लेकिन हम लोग क्या इतना ना ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किए हैं कि इसका मूल जो है वो भूल गए। भारतीय संविधान में किस शब्द का जिक्र है? पंथ निरपेक्ष शब्द का। लेकिन आप नॉर्मली जो किताब उताब देखेंगे पढ़ेंगे उसमें धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। तो आपसे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष पूछते भैया कि हमारा जो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कैवां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। चलते हैं आगे हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का क्या है, अभ्यास करता है? मतलब कौन सा जो है ना देश ऐसा है जो भैया वो व्यापारिक कृषि करता है पूरे तरीके से? तो यूएसए है, बांग्लादेश है, भारत है, और आपका क्या है, भूटान है, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यूएसए देश जो है आमतौर पर वो कैसा कृषि करता है? वाणिज्यिक कृषि करता है पूरे तरीके से। अब वाणिज्यिक कृषि का मुख्य रूप क्या है? तो बाजार तथा उद्योग में बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर क्या करना, उत्पादन। तो जब आप व्यापारिक फसल उपजाइएगा तो उसका पर्पस क्या होता है? या तो औद्योगिकरण के रूप में उसका उपयोग करना, या फिर क्या, बाजार में बेचना। तो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि विशेष रूप से जो है वो कैसी होती है? तो बागवानी खेती से जुड़ी होती है। इसे आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, आपका गेहूं का, मक्का का, ठीक है ना, या फिर चाय का। तो ये सब क्या है ना, अनाज की खेती सबसे जो है ना वो क्या है, आम फसल है। इसको हम लोग व्यापार के पर्पज से करते हैं, मतलब खाने से ज़्यादा हम लोग उत्पादन करके बेचने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जिसको हम लोग अपने भी खाते हैं और अपने जानवरों को भी क्या करते हैं, खिलाते हैं? तो इसमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का, चौथा क्या है, चाय। चाय आप अपनी भैंसिया को पिलाते हैं क्या? ठीक है ना? देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे क्या है, दोनों में करते हैं। यानी गाय को भी घट्टा बना के देते हैं, भैंस को भी देते हैं, और अपने भी खाते हैं। खाया भी कीजिए, सेहत के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना?
आपसे एक सवाल और पूछेगा, मक्का कैसा फसल है, तो आप क्या बताएंगे? खरीफ फसल है। ठीक है ना, पूरे तरीके से। और मक्का को लगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और मक्का जो है किस मिट्टी में उत्पादन किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जलोढ़ की मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी जो है ना, मक्का उत्पादन के लिए क्या है? उपयोगी है, पूरे तरीके से। उसी तरीके से आपके कभी कभी सवाल पूछ देगा कि कौन कौन सा रबी फसल है और वो कब बोया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, रबी फसल जो है वो बोया कब जाता है? अक्टूबर से लेकर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। और उसको काट कब लिया जाता है? तो मार्च से लेकर अप्रैल के रूप में हाईएस्ट उसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। और इसमें जो है आपका मुख्य फसल कौन कौन आता है रबी फसल के अंतर्गत? तो रबी फसल आपका कौन हो गया? गेहूँ, क्या हो गया? जौ, क्या हो गया? मटर, क्या हो गया? सरसों, क्या हो गया? आलू, और क्या हो गया? राई। ये सब जो है कौन सा फसल है? रबी फसल। कभी आपको चार ऑप्शन दे देगा, खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में आपको क्या करेगा? पूछ देगा। ऐसे मान लीजिए पूछ देगा आपसे, भैया कि निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल है? अब मान लिए 3 4 दे दिया इधर, धान, गन्ना, ज्वार, और एगो दे दिया मटर। अब पूछ दिया कौन सा रबी फसल है, तो आप क्या बताएंगे? मटर। तो आप जानेंगे तब तो कि कौन रबी है कौन नहीं है। अगला आपको क्या बताता है? कि खरीफ फसल के बारे में। तो ये बोया कब जाता है, पूछा जाएगा कि कब बोया जाता है, तो आप बताएंगे जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है। इसको कब काट लिया जाता है? तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में क्या है? काट लिया जाता है इसको, पूरे तरीके से। तो खरीफ फसल कौन कौन है? तो आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया। ये सब कैसा फसल है? खरीफ फसल। सबसे सवाल बनेगा, सब ध्यान रखना। पूछ देगा हो सकता है भैया आपसे कि सोयाबीन जो है कैसा फसल है, तो रबी है या खरीफ है? तो आप क्या बोलेंगे? खरीफ फसल है। मूंग तिल क्या है? खरीफ फसल है। मूंगफली क्या है? खरीफ फसल है। कपास क्या है? खरीफ फसल है। अरहर क्या है? खरीफ फसल है। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। बाजरा क्या है? खरीफ है। ज्वार क्या है? खरीफ है, खरीफ फसल है। गन्ना खरीफ फसल, धान खरीफ फसल। फिर पूछ देगा, मान लेते हैं गेहूं रबी फसल है, जौ रबी फसल है, मटर रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, आलू रबी फसल है, राई रबी फसल है। ठीक है ना। आगे बताता है कि भारत में चाय की खेती 1885 ईस्वी में असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में क्या है? प्रारंभ हुई। और चाय की पत्तियों में क्या है? कैफीन तथा टैफीन की प्रचुरता क्या है? पाई जाती है। तो चाय की खेती कब शुरुआत हुई थी? तो 1835 ईस्वी में। कहाँ? तो आपका असम में। ठीक है ना। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी के घाटी के आसपास। और आप तो जानबे करते कि उसमें क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। आगे आइए, अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? यानी जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है ना, 1905 में, ठीक है ना। तो जब विभाजन हुआ तो हमारा जो पूर्वी बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल बना, क्योंकि पटा तो एक पश्चिमी हुआ, एक क्या हुआ? पूर्वी हुआ। तो पूछ रहा है कि पूर्वी बंगाल के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? ठीक है ना। आपका चार ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में जो है बताइए कि कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बंगाल विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल के प्रथम उपराज्यपाल जो है कौन बने थे? तो आपका जो है वो कौन बने थे? फुल्लर बने थे। ठीक है ना। फुल्लर जो है वो क्या है? तो बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के प्रथम उपराज्यपाल बने थे। बताता कि लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को, ठीक है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कहाँ से किया था? शिमला से। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है भैया, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। या किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। बताता है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार का क्या हुआ? प्रस्ताव। तो फिर जो लोग इस विभाजन से नाखुश थे, वो लोग अगस्त के महीने में, 7 अगस्त 1905 की बात है, कलकत्ता टाउन हॉल में बैठे और वो अंग्रेज की इस नीति को, बंगाल विभाजन की नीति का क्या किए? विरोध किए। क्योंकि अंग्रेज का पॉलिसी था क्या है? फूट डालो राज करो। आजकल भी लोग उसी पॉलिसी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बताता बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में
शोक दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, मतलब लागू हुआ 16 अक्टूबर से और लोग इसको किस रूप में मनाने लगे, शोक दिवस के रूप में। बताता रविंद्रनाथ टैगोर के आवाहन पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है, मतलब जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको हम लोग किस दिन दिवस में मनाते हैं, राखी दिवस के रूप में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन था, सर एंड्रू फ्रेजर था पूरे तरीके से। आइए अगला है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ऑप्शन है 1957, 1929, 1930, 1932। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताता ओटावा सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1997 में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था इस संधि का कि भूमिगत बारूदी सुरंग के उपयोग और उत्पादन, भंडारण और स्थानांतरण पर क्या है प्रतिबंध लगाना। मतलब बारूदी सुरंग जो है ना जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है, बुड़ुम कर दिया, उड़ गया, तो उस पर प्रतिबंध लगाना था। हुआ कहाँ था, ओटावा में। ओटावा कहाँ है, कनाडा में। कब हुआ था, 1997 में। उद्देश्य क्या था, तो बारूदी सुरंग पर क्या प्रतिबंध लगाना। लागू कब किया गया था, तो सम्मेलन कब हुआ था 97 में, लागू कब किया गया था पूछेगा तो 1 मार्च 1999 में। इसमें लगभग हस्ताक्षर करने वाले देश कितने थे, 122। वर्तमान समय में कितने देश हैं, तो लगभग 160 देश, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप डायरेक्ट अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा दूसरा, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे आंसर तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइएगा। चलते हम लोग आगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, पहला है। लेकिन कैसे है, तो बताता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के रिपोर्ट अप्रैल 2023 के अनुसार, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट अप्रैल 2023 के अनुसार भारत जो है विश्व के सबसे आबादी वाला क्या है, देश बन गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, भारत। देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग पहला स्थान पे हैं। बताता UNFPF की रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की आबादी जो है कितना है, लगभग 1.428.6 मिलियन, यानी लगभग अगर कहा जाए पूरे तरीके से तो 142.86 करोड़। वहीं चीन की आबादी अगर देखा जाए तो वो भारत से क्या है, कम है, यानी 142.57 करोड़, ठीक है ना। तो हम लोग चीन को इस मामले में चुनौती दे दिए जनसंख्या के मामले में। बताता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा स्थान है, और जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का कहवा 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर टॉप में है, ठीक है ना। बताता है कि इसकी जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। जबकि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%। लेकिन जनसंख्या कितना है देख लीजिए, कितना परसेंट है,
तो अंदाज़ा लगाइए, क्राइसिस तो होगा, लोग बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना, लोगों के बीच में अफरा तफरी क्या है, बढ़ेगी पूरे तरीके से। आगे आइए। अगला है एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए? अनंत, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा। नॉर्मली आप ही ध्यान रखिए कि मानचित्र जो है वो किसी का भी छोटे पैमाने पे ही खींचा जाता, तो इसका राइट आंसर होगा डी। एटलस मानचित्र बहुत छोटा मापक पर क्या है, खींचा गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे पैमाने पे मानचित्र का उपयोग तब किया जाता है जब विश्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे आकार का क्या है, उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व के बारे में जानना हो तब जितना बड़ा विश्व उतना बड़ा चित्र तो नहीं बनाएंगे ना, उसको जानने समझने के लिए एक छोटा चित्र बनाएंगे। सबसे प्राचीन मानचित्र जो है मेसोपोटामिया में खोजा गया था, जो लगभग 3400 ईसा पूर्व की जो है वो किस पे बनी हुई थी, मिट्टी की, सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे है पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? गाय, पौधे, झींगे और क्या है, तो मछलियाँ। तो पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पशुपालन पौधे से संबंधित नहीं है। पशुपालन से तात्पर्य क्या है, पशुधन। तो क्या पौधा पशुधन है? नहीं है। बोलते हैं इनका जो है चयनात्मक जो है प्रजनन से है। यह एक प्रकार का पशु प्रबंधन तथा क्या है, देखभाल है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014-15 शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो है शुरू किया गया और इसका उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक गुणात्मक सुधार क्या सुनिश्चित करना है। भारत विश्व का सबसे अधिक क्या है, पशुधन है पूरे तरीके से, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व में जो पशुधन जो है वो कहाँ है, भारत में पूरे तरीके से। चलते हैं आगे। अगला है लॉ एक्स की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है। तो एंथ्रोसाइट, बिटुमन्स, लिग्नाइट और क्या है, पीट। तो बताता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉ एक्स को गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला कौन है? तो आपका बिटुमिनस है पूरे तरीके से। बताता है कोयला पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप में पाए जाने वाला कोई कैसा ईंधन है? तो आपका जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म से बना हुआ, पेड़ पौधा जानवर आदमी मर के जो दबे उससे बना हुआ है। बताता कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमन्स और क्या है, तो आपका एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो है ना वो क्या है, सर्वोत्तम कोयला का किस्म है। और आपका जो बिटुमिनस जो है वो क्या है, समान कोयला का किस्म है पूरी तरीके से। सबसे बेहतर कौन है? तो एंथ्रासाइट। और सबसे जो है समान किस्म का कौन है? तो बिटुमिनस, ठीक है ना। अगला है काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा डैश का क्या है, उदाहरण है? तो सामान्य प्रजाति का, लुप्त प्रजाति का, स्थानिक प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का। आप बताइए कि ये सब आपको नज़र आता है क्या? आता है? अगर आता है तो आप समझ जाइए, और नहीं आता है तब भी समझ जाइए, तो कॉमन चीज़ है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। आप सोच कर भी बना सकते हैं अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी पूरे तरीके से। आपको नज़र आता है तो नहीं नज़र आता है, ठीक है ना, पूरे तरीके से। तो नहीं नज़र आता है तो सोच लीजिए भैया, कभी आप देखें हैं तो नहीं देखें, तो जिस चीज़ को कभी आप नहीं देखें तो दुर्लभ है आपके लिए। क्या है, अब आप इस पर सोचिएगा। आपके गांव में है या नहीं है? तो सब ऑप्शन पे एक बार विचार कीजिएगा तो आपको अपने ही पता चलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गेंडा लुप्त प्राय प्रजाति का क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। अब लुप्त प्रजाति जो है ऐसे जीवों की आबादी है जिनकी लुप्त होने का क्या है, जोखिम है, यानी ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिन में वो लोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो है या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण के मानक के द्वारा क्या संकट, यानी इनकी आबादी कम है जिसके कारण लुप्त होने का डर है, या फिर क्या है जो हमारा मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसके कारण वो उनके अनुकूल नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बताता दुर्लभ प्रजाति जीव एक समूह है जो बहुत ही क्या है, असामान्य है।
और वो क्या है, दुर्लभ कभी कभार क्या है पाया जाता है। कुछ कुछ ऐसा जीव जंतु होता है जो आपको देखने के लिए कभी कभार मिलता है अचानक, अरे देखो ना वो कैसा है, पहली बार देख रहे हैं, एक्साइटमेंट भी होता है देखने के बाद। तो वो सब जो है किसके अंतर्गत आता है, तो दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत। जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए समान हो उस प्रजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य। जैसे अभी आप देख रहे होंगे भेड़ देखने को मिल जाता होगा, बकरी आपको देखने को मिल जाता होगा, गाय भैंस देखने को कुछ कुछ आपको मिल जाते होंगे। तो कैसे हो गए, सामान्य प्रजाति हो गए। स्थानिक प्रजाति जो एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे मान लिया कुछ पर्वत श्रृंखला में, झील के पास, द्वीप के सब पास, ऐसा ठंडा प्रदेश में ठंडा जो है जीव रहते हैं पूरे तरीके से, वो क्या है विशेष स्थान में पाए जाते हैं पूरे तरीके से, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न की तरफ। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम, राजस्थान, बिहार और क्या है, झारखंड। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में खनिज तेल का क्या है, विशाल भंडार है। तो कहाँ है, तो असम राज्य में विशाल भंडार है। असम में भारत का 27% कच्चा तेल का क्या है, भंडार है। तो असम में भारत का कितना प्रतिशत कच्चा तेल का भंडार है, 27%। और इसके बाद गुजरात में है 19%। इसके बाद आपका कौन है, राजस्थान में 5%। ठीक है ना, पूछ देता असम में कहाँ भैया, तो डिगबोई। डिगबोई असम का तेल नगरी रूप में क्या है, जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डिगबोई असम में कहाँ, डिगबोई। डिगबोई में एशिया का पहला तेल का क्या है, कुआं खनन हुआ था। कहाँ, डिगबोई में। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एशिया में पहला तेल का कुआं जो है ना वो कहाँ मिला था भैया, तो असम के डिगबोई में। ध्यान रहेगा ना। बताता 1901 में यहाँ एशिया का पहला रिफाइनरी भी शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1901 में। एशिया का पहला रिफाइनरी कब शुरू किया गया था, 1901 में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल क्या है, आयातक है। कौन, भारत। देखते हैं हम लोग गाड़ी लेके एकदम चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला सबसे क्या है, आगे है। मतलब भंडार के मामले में सबसे ज़्यादा आगे कौन है, वेनेजुएला, तेल के मामले में। और जिसके सतह के नीचे लगभग कितना, 304 बिलियन जो है ना बैरल से क्या है, ज़्यादा तेल है। दूसरा में अगर बात करें तो आपका कौन है, सऊदी अरब, 298 बिलियन बैरल के आसपास भंडार है, वो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका कनाडा है जो 170 बिलियन के आधार बैरल के अनुसार जो है वो क्या है, तीसरे स्थान पे है पूरे तरीके से। तो आप इसको सीक्वेंस नॉर्मली ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वाले को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा भंडारण किसके पास है, वेनेजुएला के पास। अगला है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार का रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो बड़ी लाइनें, सकड़ी लाइनें, मीटर गेज और क्या इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी क्षेत्र है भैया, तो वहाँ कैसा रेलवे लाइन बनाया जाएगा, फिल्म उलिम में देखे होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय भाग में सकड़ी लाइन रेल मार्ग क्या है, बनाया गया। और भारतीय पर्वतीय रेल सकड़ी लाइन को जो हम लोग क्या है, तो मैरिज गेज रेलवे लाइन के नाम से भी जानते हैं, जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, बनाई जाती है। तो सकड़ी लाइन है भैया, आपको कहाँ बनाई जाती है, तो भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वहाँ बनाई जाती है। स्वाभाविक है, जहाँ जगह कॉम्प्लिकेटेड है, छोटा है, तो सकड़ी तो ही बनाया जाएगा। बताता भारत के पर्वतीय रेल 3 तरह के हैं भैया। एक आपको दार्जिलिंग हिमाचल रेल, आपका क्या है, दूसरा क्या है, नीलगिरी पर्वतीय रेल, और तीसरा आपका क्या है भैया, तो काला का शिमला रेल। मतलब ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग भी, आपका शिमला भी, और नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है। तो यही 3 जगह जो है ना आपको भारतीय पर्वतीय रेल जो है ना वो क्या है, मिलेंगे पूरे तरीके से सकड़ी वाले। भारत के पर्वतीय रेल के भाग से जो है ना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या है, नामित किया है। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको जो है किसमें शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर में, भारत की जो पहाड़ी लाइन है, रेलवे लाइन है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 0.51, 0.75, 0.6282 या 0.7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है वो कितना है, 0.6282 है। बताता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार देश के सबसे कम साक्षरता वाला क्या है, राज्य है। क्या हम लोग नीचे से टॉप में हैं, सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, देख रहे हैं कितना गर्व से कह रहे हैं
कि बिहार देश के सबसे कम साक्षरता दर वाले क्या है राज्य, जहाँ साक्षरता दर कितना है तो 61.8%। उसके साथ हम लोग सबसे कम है। और आए दिन रोज़ मीडिया में जो है ना हमारे स्कूल शिक्षकों के बारे में जो है ना वो कुव्यवस्था के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% है। वो भी उसमें से आधा से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिग्री कॉलेज से डिग्री बेचा जाता है और डिग्री क्या कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है पूरे तरीके से। महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो कितना भैया तो 51.5%। बिहार राज्य में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन है, ध्यान रखिएगा रोहतास, लगभग 73.37% के आसपास। और सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन है, पूर्णिया। ये सारा आंकड़ा जो है आपको 2011 के जनगणना के अनुसार, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं जनगणना, तो फिलहाल आप उसको ध्यान रखेंगे। अगला है किस प्रदेश में महादलितों को दलितों से क्या है अलग किया गया। अलग करने के मामले में हम लोग बिहार वाले आगे हैं भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना पूरे तरीके से। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और हरियाणा, तो आपको पहले ही कह दिए भैया अलग करने में हम लोग बिहार वाले क्या है ना माहिर है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे दलित महादलित गर्दा उड़ा देते हैं। बताता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रदेश में महादलितों को दलित से क्या है अलग किया गया। कहाँ, बिहार प्रदेश में। महादलित एक शब्द है जिसे 2007 में बिहार सरकार द्वारा दलितों में सबसे गरीब सामाजिक समूहों को के लिए क्या किया गया, गढ़ा गया। देखिए हम लोग जब कुछ नहीं करते हैं ना तो हम लोग शब्द ही गढ़ते हैं नॉर्मली, उसके डेवलपमेंट पे बात करते हैं पूरे तरीके से। महादलित शब्द भारतीय संवैधानिक शब्दावली का हिस्सा नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे भारतीय संविधान में महादलित नाम का कोई शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, ये सब सरकार का पोपला होता है। राज्य महादलित आयोग बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति में उन जातियों की पहचान करना जो विकास की प्रक्रिया में क्या है पीछे रह गए। ये अच्छा पहल है कि हाँ भैया जो पीछे रह गए उनको विशेष प्रावधान देकर उनको क्या किया जाए, आगे किया जाए। बताता है राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2007 में, आप ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2007 में। बिहार में लगभग 22 जातियों को महादलित में क्या है शामिल किया गया। ढूंढिएगा उसमें से आप हैं क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, 84, 37, 41 और क्या है 51। तो लोकसभा के में अनुसूचित जाति का कितना सीट आरक्षित है, तो बताता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट, तो 84 सीट। लोकसभा की संरचना के बारे में हमको उल्लेख कितना में मिलता है, तो अनुच्छेद 81 के तहत उसके लोकसभा के बनावट के बारे में। अगर हम लोग मूल संविधान में बात करें तो लोकसभा सदस्य की संख्या कितना निश्चित की गई थी, 500। लेकिन अभी अगर अधिकतम हम लोग उसको कर सकते हैं कितना वर्तमान समय में, तो हम लोग कर सकते हैं उसको 550। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग कितना सदस्य को निर्वाचित करते हैं या चुनते हैं, तो 543, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। वर्तमान समय लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543, अधिकतम कर सकते हैं 550। अब मूल संविधान में वो कितना, तो 500 निश्चित की गई थी। इस सदस्य में से जो हमारे 524 सदस्य हैं वो 28 राज्य से हैं और 19 सदस्य जो वो कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है ना। आगे आपको बताता है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 के स्थान पे अनुसूचित जनजाति तथा के लिए कितना, 47 है। तो ध्यान रखिएगा परिसीमन आयोग जो है वो क्षेत्रों को तय करता है, आरक्षित क्षेत्र को क्या निर्धारित करने का काम परिसीमन आयोग का होता है। तो वो अनुसूचित जाति के लिए कई को 84 को और अनुसूचित जनजाति के लिए कई को 47 को स्थान क्या किया भैया, आरक्षित किया है। वो आंकड़ा निकालते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा टॉपिक परिसीमन आयोग के बारे में। बताता है 104वें संविधान संशोधन नियम 2019 लोकसभा और विधानसभा में आंगल भारतीय की सीट के आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त। 2 गो जो है ना नियुक्त किए जाते थे लोकसभा में और बहुत सारे राज्य के विधानसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो वो उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 2019 में, ठीक है ना, आंगल भारतीय को जो नियुक्त किया जाता था।
सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है ना, वो आपका जो है ना मलका जी मलकाज मलकाजगिरी तेलंगाना में है, लगभग इतना वोट के आसपास है। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? लद्दाख है, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो आपका जो है ना चांदनी चौक, बांदनी नहीं, चांदनी चौक जो है वो कौन है भैया? दिल्ली है। ठीक है ना। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, या मुख्यमंत्री के लिए? पूरे तरीके से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए क्या है? उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो है ना सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है पूरे तरीके से। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताता संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा जाएगा एक सवाल कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के क्या है? सलाह पे करता है। मतलब प्रधानमंत्री सलाह देता है कि फलना को जो है ना सर वो मंत्री नियुक्त करना, तो राष्ट्रपति कहता है ठीक है कर लीजिए, अपना कर लिया जाता है। दोनों आपस में गुफ्तगू करके जो है कर लेते हैं। बताता है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री। लोगों और ये कब किया गया? तो ये किया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। क्यों क्या हो रहा था ना, लोग मंत्री बनने के चक्कर में, अभी भी देखिए मंत्री बनने के चक्कर में क्या क्या खेल नहीं होते रहता बिहार में। तो मंत्री बनने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा सरकार बदलते थे। आज इसकी सरकार बन रही है, कल उसकी सरकार बन रही, पार्टी लोग बदल रहे हैं। तो ये तय कर दिया गया भैया कि एक दायरा से ज़्यादा आप सरकार में मंत्री बना ही नहीं सकते हैं। तो जितने सदस्य हैं उसका कितना परसेंट? 15%। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति जो है ना वो प्रसाद पर्यंत पद पर क्या है? धारण करेगा। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है? उत्तरदायित्व होगा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? लोकसभा के प्रति। ये हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में बताया गया। और आपका जो है जब तक मंत्रिपरिषद जो है मंत्री तब तक कोई बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति क्या चाहेगा। जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो उसका मंत्री पद क्या हो सकता है? समाप्त कर दिया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? या धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, धर्म के प्रधानता का और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, या धार्मिक सौहार्द का अभाव है नॉर्मली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के लिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का क्या है? सिद्धांत पूरे तरीके से। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र द्वारा किसी विशेष धर्म का संरक्षण प्रदान करने से क्या रोकती है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता मूल अधिकार अनुच्छेद 28 से लेकर के क्या 25 से लेकर 28 में प्रतिबंधित होता है, जहां प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार का क्या गारंटी देता है। तो क्या कह रहा है भैया? तो भारत के लिए जो है ना वो यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। मतलब हर धर्म के लोग जो यहाँ रह सकते हैं। तो बताता है उनके संरक्षण के बारे में जो है ना उनके अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के इसमें 28 तक में वर्णित किया गया कि हर नागरिक को अपने अनुसार अपना धर्म मानने का क्या है? अधिकार है। आगे आइए। अगला है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद के निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद ग्रहण दिन से क्या है? रहता है। लेकिन अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। तो आपसे ध्यान रखिए एक सवाल पूछा जाएगा कि हमारी जो कार्यपालिका है,
हमारी जो सरकार है वो 3 अंग में नॉर्मली काम करती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है ना। तो हमारी जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित है भैया? राष्ट्रपति में। तो ध्यान रखिए, कार्यपालिका जो भी काम करेगी वो किसके आधार पे? राष्ट्रपति के आधार पे। अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 56 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद क्या है? धारण करेगा। आज शपथ लिए, आज से 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है ना, पूरे तरीके से। लेकिन अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण क्या है? नहीं कर ले। मान लेते हैं कि 5 वर्ष आज के दिन पूरा गया, 5 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन हम जो है तब तक बने रहेंगे जब तक कोई अगले राष्ट्रपति पद के लिए आकर क्या नहीं ले ले? शपथ नहीं ले ले। वो शपथ लेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे भैया? त्याग पत्र दे देंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग की प्रक्रिया से हम लोग राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? उनके पद से, उनको अपने पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे भारत में ऐसा एक बार प्रयास हुआ भी, तो अभी तक सफल नहीं हुआ। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को, सीधा आप ध्यान रखिए, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है पूरे तरीके से। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड माफ करने की शक्ति भी क्या है? प्रदान है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान ली जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको न्यायालय के द्वारा सजा घोषित कर दिया गया हो, आपका निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से व्यक्ति को क्या है? घोषित कर दिया गया दोषी, मान लीजिए फांसी का सजा दे दिया गया। तो अगर आप अंतिम जो उनकी जो न्याय की प्रक्रिया, आप राष्ट्रपति पर उनके प्रस्ताव को रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति या तो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या उसकी सज़ा को बदल देंगे। फांसी है तो उसको उम्र कैद में बदल देंगे, या उसकी सज़ा को कम करेंगे, या उनकी इच्छा हुई तो उसको क्या कर सकते हैं? माफ़ भी कर सकते हैं। ऐसे एक सबसे ज़्यादा जो है ना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति हुई, प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई भारत की, और वो जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना सज़ा को कम करने या माफ़ी करने का काम किए थे पूरे तरीके से, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उसमें से। तो राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति भी होता है, संविधान के भाग 18 में उल्लेख है। 352 से लेकर के आपको जो है क्या, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपातकाल शक्ति। मान लीजिए देश में कोई विपदा उत्पन्न हो गई तो हाँ राष्ट्रपति शासन सुनेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है, अनुच्छेद 352 360, ठीक है ना। आगे चले, अगला हमारा लोकतंत्र में एक नागरिक जो ये जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय सही प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है, वह यह पता लगा सकता है कैसे? तो पारदर्शिता, पारदर्शिता का अभाव, अपारदर्शिता और स्पष्टता नॉर्मली। तो बताता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय सही प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया है, तो वह यह पता लगा सकता है कि यह पारदर्शिता की क्या है? पहचान है। किसकी पहचान है? पारदर्शिता। बताता लोकतंत्र शासन व्यवस्था जनता के ही शासन का क्या है? केंद्र बिंदु है। जखन ये लोकतंत्र है तो लोक मतलब जनता होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र जनता दो तरह से शासन में भागीदारी निभाती है, पहला प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके बारे में हम लोग पहले के ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था क्या होता है, अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था क्या होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष वही संभव है जहाँ जनसंख्या क्या है? कम है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संभव नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के मूल अधिकारों की क्या होती है? गारंटी होती है। राजतंत्र, तानाशाह, अध्यात्मक शासन व्यवस्था ये सब जगह नहीं, लेकिन लोकतंत्र में होती है, क्योंकि जैसे अधिकार कानून होता है तो हमारे अधिकार की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका नहीं है, तो जनता खुद आंदोलन करती है, सरकार का विरोध करती है, आवाज़ उठाती है। अगला है लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत के सभी क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों में लागू करना क्या है? शामिल है। मूलभूत चुनौती, अभिव्यक्ति की चुनौती, प्रभाव की चुनौती, या लोकतंत्र को मजबूत बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्ति की चुनौती में लोकतंत्र सरकार के मूल सिद्धांत को सभी क्षेत्र, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थानों में क्या है? लागू करना शामिल है। अभिव्यक्ति की चुनौती बताता है स्थानीय सरकार को मजबूत बनाना, उसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की चुनौती में से क्या एक है। लोकतंत्र संस्था में जैसे संसद, विधानमंडल, न्यायपालिका,
इस सब को सुदृढ़ बनाने की क्या है, चुनौती है। लोकतंत्र के समक्ष एक अन्य प्रमुख चुनौती है दीर्घकालीन समस्या जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आंतरिक आदि समाधान क्या ढूंढना। तो ये सब लोकतंत्र के क्या है, चुनौतियां हैं। पहला सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है, ठीक है ना, सभी क्षेत्र और जो विभिन्न हमारे सामाजिक समूह है, विभिन्न जो संस्थान है, उसको क्या है, लागू करना, व्यक्ति की चुनौती। और उसके बाद क्या है, तो आपका महंगाई है, आपका संसद है, विधानमंडल, न्यायपालिका है, इसको सही तरीके से चलाना, इसको मजबूत बनाना, ये चुनौती है। तो हर व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था का संचालन करने में उसके जो डिमेरिट्स होते हैं, उसका जो स्तंभ होता है, उस पर ध्यान रखना होता है। तो लोकतंत्र के भी स्तंभ में भैया आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो उसको मजबूत करने की चुनौती होती है। फिर जो है लोकतंत्र में एक समस्या होती है महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, जो इसे भी भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गरीबी भी चरम सीमा पे है पूरे तरीके से। तो लोकतंत्र में ये सब निपटना जो क्या होता है, चुनौती होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।